चलिए अभी की जो टॉपिक हम देखने वाले हैं क्या रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल में अंशों का निर्गमन। देखो इसके पहले हमने हरण और पुनर्निर्गमन के बारे में बात किया था। और हरण और पुनर्निर्गमन के समय हमने बात किया था कि पुनर्निर्गमन के टाइम और साथ ही साथ कैश के अलावा किसी अदर कंसिडरेशन में हम अगर क्या कर रहे हैं, शेयर्स को इशू कर रहे हैं, बेच रहे हैं। देखो बेटा, अभी तक हमने क्या देखा था कि जो भी पैसा ले रहे थे वो पैसा ले ही क्यों रहे थे? ले इसलिए रहे थे ताकि आगे चल के हम क्या खरीदें, संपत्तियां खरीदें और उन संपत्तियों से अपनी कंपनी का हम अच्छे से संचालन करें। है ना? कोई संपत्ति हो सकता है, भवन हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, कोई और की चीज हो सकता है। और देखोगे जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो शुरुआत में उनके पास सारे पैसे नहीं रहते, कुछ उधारी में भी काम चलाती है। तो कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी को क्या करते हैं, या तो उनके ओनर बन जाते हैं या तो उसको क्या देते हैं, लोन देते हैं। क्या लेते हैं? लोन। लोन मतलब कि एक तरह से ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं। और कुछ लोग क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, जो पैसा दे के मालिक बन जाते हैं। और कुछ लोग मालिक बनना पसंद नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं, लोन प्रोवाइडर बोल सकते हैं। एक तो पैसा जिनका लिए हमने, ठीक है, इसी को डिबेंचर होल्डर्स भी बोल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास इन लोगों को टाइम पे पैसा देने के लिए क्या नहीं बचता है, पैसा नहीं बचता है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स लोग क्या करते हैं, इनको ऑफर करते हैं। ऑफर क्या करते हैं कि भैया एक काम करिए कि आप हमारे कंपनी का क्या खरीद लीजिए, शेयर्स खरीद लीजिए। अगर लोन मान लीजिए 10,000 का है, कितने का है, 10,000 का है, और कंपनी के हर एक शेयर का भाव कितने रुपए का है, 10-10 रुपए का है, सपोज करना ऐसा है। ठीक है, तो इस 10,000 रुपए जो इनका हमने लिया है लोन, या मैं बोल सकता हूँ कि इनकी कोई संपत्ति हमने उधार लिया है, इन्होंने क्या हमको बेचा था, कोई संपत्ति बेचा था। अब इसको मैं संपत्ति बोलूंगा, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ? संपत्ति। चलो मैं दोबारा से इसको ऐसा बोल सकता हूँ। मैं जो बोलना चाह रहा था वो नहीं बोल पाया, दोबारा से बोलता हूँ। चलो, जैसे कंपनी के पास क्या होते हैं, जनरली पैसा जो है इसलिए मंगाते हैं कि हम कंपनी के और भी जो खर्चे हैं या कुछ भी संपत्तियां वगैरह खरीदना है, तो वो उसके लिए हम पैसे का जुगाड़ करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी ही क्या कर दे, हमको संपत्ति बेच दे। जैसे मान लीजिए एक मिस्टर ए है, जिन्होंने कंपनी को लगभग कितने का, 1 लाख का, कितने का, 1 लाख रुपए का क्या बेच दिया है, अपना भवन बेच दिया है। क्या बेच दिया है? भवन। भाई ये पैसे का आखिर कंपनी करती क्या, 1 लाख रुपए का? हालांकि मैंने बहुत छोटा अमाउंट लिया है, 1 लाख रुपए में कोई भी भवन नहीं बनता आज की डेट में, फिर भी समझने के लिए है। तो मान लीजिए कंपनी है, क्या है ये, और कंपनी को ए ने क्या दिया है, 1 लाख। क्या दिया है, 1 लाख दिया है। अब 1 लाख दिया नहीं है, 1 लाख कैश नहीं दिया है, वो भवन का कीमत 1 लाख है। अब कंपनी क्या करती है कि इनके भवन का पैसा अगर तुरंत नहीं दे पा रही है, तो कंपनी इनको ऑफर करती है कि एक काम करिए कि आप हमारे कंपनी का अंश खरीद लीजिए। और हमारे जो कंपनी का हर एक जो अंश है वो 10-10 रुपए वाले हैं। कितने रुपए वाले हैं? 10 रुपए वाले हैं। सामान्यतः 10 या 100 ऐसे रहते हैं, है ना? 10 के मल्टीपल में ही क्या रहते हैं, अंशों का एक तरह से कीमत रहता है। तो 10-10 रुपए वाले हैं। अब ये 10-10 रुपए वाले अंशों को ये कंपनी क्या करना चाह रही है, इस ए को बेचना चाह रही है। कंपनी के डायरेक्टर्स लोग इनको ऑफर किए कि भैया एक काम करिए, हमारे पास अभी पैसा देने को नहीं है, आप हमारे कंपनी का क्या कर लीजिए, अंश खरीद लीजिए। और अंश खरीद कर आप क्या करना कि बाद में आपको जब मर्जी लगे तब आप इसको बेच के पैसा अपना जो 1 लाख है वो रिकवर कर लेना, है ना? और ए भी क्या करते हैं, ए की जब बात करें तो ए जो है, हो सकता है ऐसे कंडीशन पे, देखो कंपनी अधिनियम में बोला गया है कि जब भी आप अंशों का पुनर्निर्गमन करते हैं या रोकड़ के अतिरिक्त आप किसी और कंसिडरेशन में आप क्या करते हैं, अंशों को निर्गमित करते हैं, तो आप उसको तीन परिस्थितियों में, तीनों ही परिस्थिति, पहला कौन सा, सम मूल्य पर, सम मूल्य, दूसरा प्रीमियम पर, या तीसरा बट्टे पर भी क्या कर सकते हैं, बट्टे में भी बेच सकते हैं। कहने का मतलब है आप हर एक परिस्थिति में इनको बेच सकते हैं, कोई भी आपके पास ये रुकावट नहीं है। नहीं तो जब भी फर्स्ट टाइम हम शेयर्स को बेचते हैं तो कैसा होता है, उसमें बट्टे को हम बेच नहीं सकते, है ना? लेकिन यहाँ पे जब भी हम अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में बेचते हैं तो हम क्या करते हैं, बट्टे में भी बेच सकते हैं। और जब बट्टे में बेचते हैं बेटा, तो यहाँ पे पैसे कम से आएंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये हरण वाला चीज नहीं है, तो ये शुद्ध क्या होगा, कंपनी के लिए एक तरह से नुकसान होगा, है कि नहीं?
अब यहाँ पे लेकिन बट्टे में बेचने का मतलब यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपए देने के बदले मैं कितना रुपए दे रहा हूँ, 10-10 रुपए। ठीक है, या मैं ये समझ लो कि 10-10 रुपए के नोट दे रहा हूँ। 10 रुपए के अंश को 10 रुपए का नोट समझ लेना। तो बताओ कितने नोट देने पड़ेंगे मुझे? अगर सम मूल्य पे बेच रहा हूँ तो मुझे देना पड़ेगा 10,000। क्यों सर? ये 10,000 आया कैसे? तो आपने क्या किया है, 1 लाख रुपए जो देय राशि है, यानी कि जो पैसा हमको देना था, उसको आपने अपने 10 रुपए के शेयर से क्या कर दिया, भाग दे दिया है। तभी जाके इतने अंश आपको क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि आप इनको प्रीमियम पे भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आपकी मजबूरी थी कि आपके पास पैसा देने को नहीं था, या पैसा आपके पास था भी तो भी आपने क्या किया, सामने वाले को ऑफर कर दिया कि भैया आप हमारे कंपनी का क्या कर लीजिए, अंश खरीद लीजिए, अभी पैसा ना लीजिए, क्योंकि पैसा लोगे तो आपके पैसे अगर हम आपको दे देंगे तो और भी काम हमारे अटक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कंपनी की मजबूरी एक तरह से समझ लो। तो आप यहाँ पे बताओ कि ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि उस भाव में नहीं खरीदना चाहेंगे जिस भाव में कंपनी ऑफर कर रही है। तो जनरली कंपनी इसको बट्टे में भी बेचती है, जिस प्रकार से पुनर्निर्गमित किए गए अंशों को बेचती है ना, इस तरह से हो सकती कंपनी के पूरे पूरे पूर्ण प्रदत्त। और ध्यान रखना जनरली ऐसे जो शेयर्स होते हैं वो पूर्ण प्रदत्त होते हैं। पूर्ण प्रदत्त का मतलब है इसमें कोई याचना वाचना की राशि बकाया नहीं रहता है। मतलब जो भी पैसा आएगा एक ही बार में, एक झटके में खत्म। ठीक है, मतलब अगर इनके 1 लाख के भवन है तो 1 लाख की चीज मैं दे दूंगा, यानी कि अंश दे दूंगा, चाहे जिस भी भाव से दूं। तो वो 1 लाख की चीज देने के बाद मैं क्या करूंगा, उनको बाद में दोबारा पैसा कभी नहीं मंगाऊंगा। तो ये कहलाते हैं पूर्ण प्रदत्त अंश कहलाते हैं। अब प्रीमियम पे अगर बेच रहे हैं तो प्रीमियम सपोज करना मैं 15 ना करके 20 रुपए के भाव में बेच रहा हूँ। कितने के भाव में बेच रहा हूँ? 20 रुपए के भाव में। पहले 10 के भाव में बेच दिया, अब किसके भाव में बेच रहा हूँ? 20 रुपए के भाव में। मेरे हर एक अंश जो है अब 20-20 रुपए वाले हो गए। ठीक है, अब बताओ कितने अंश देने पड़ेंगे मुझे? तो आप बताएंगे कि 1 लाख अंश है, 1 लाख रुपए की भवन है, 1 लाख रुपए का मैं डिवाइड करूंगा। 1 लाख रुपए को मैं कितने रुपए की चीज दे रहा हूँ? बताओ, अगर मेरे दिए हुए चीज महंगे हैं तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा ना। जैसे आज आप ये समझ सकते हो कि जो डॉलर है लगभग 80 रुपए के आसपास चल रही है ना। मतलब 80 रुपया देंगे तब जाके वो हमको 1 डॉलर देते हैं। क्या देते हैं? 1 डॉलर। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हमारा रुपया क्या है, सस्ता है ना। हमको ज्यादा देना पड़ रहा है तब जाके हम उस महंगे 1 रुपए को क्या, उनके 1 डॉलर को क्या कर पा रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो उसी तरह से अगर हमारी चीज महंगी हो जाएगी तो हमको कम संख्या में देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 1 लाख के अगर मुझे पैसे देने थे उसको मैं 20-20 रुपए का नोट दे रहा हूँ इस बार, तो मुझे नोट कम देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बेटा आप जब भी अपने अंशों को प्रीमियम पे निर्गमित करेंगे तो आपको कम देने पड़ेंगे पैसे, आपकी चीज महंगी रहेगी। तो आप बताओ कितने अंश दोगे? अंशों की संख्या कम हो जाएगी। तो आप इसको डिवाइड करोगे कितने से, 20 से, तो कितना हो जाएगा? 20 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 10,000 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। अरे अंशों की संख्या घटेगी ना। समझ में आ रहा है? नोटों की संख्या कम हो जाएगी। अगर बट्टा में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, बट्टे में दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, मान लीजिए ये 5 रुपए के भाव में दे रहे हैं। कितने रुपए के भाव में दे रहे हैं? 5 रुपए के। तो आप क्या बोलेंगे कि 1 लाख रुपए के मुझे भवन के बदले में 1 लाख के क्या देने हैं, अंश देने हैं। लेकिन मैं बट्टे में दे रहा हूं, मतलब मैं अपनी चीज को और क्या कर रहा हूँ, सस्ता में दे रहा हूं। तो मुझे गिनती ज्यादा करनी पड़ेगी उसके नोटों की, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल ये बोलूंगा कि 5 रुपए के भाव से कर रहे हैं तो 5 दूनी में 10, तो ये 20,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 20,000 अंश देने पड़ेंगे। तो अंशों की संख्या किस पर डिपेंड कर रही है कि मैं कितने रुपए पे क्या कर रहा हूं, अपने अंशों को बेच रहा हूं, साथ ही साथ मुझे कितना रुपए देना है। अगर यही 1 लाख की जगह 2 लाख का भवन होता तब, तो ये अंशों की संख्या क्या हो चुकी होती? कैसे जी? 2 लाख का अगर भवन रहता तो यह क्या हो चुकी होती, सारे नंबर्स बदल चुके होते हैं, बदल जाते हैं ना। तो हमारे यहाँ पे क्या है, रोकड़ के अलावा अगर किसी और फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, पैसा इस शेयर्स को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है कि हमारे इन इन परिस्थितियों पे क्या हो, पैसा कम या ज्यादा या अंशों की संख्या डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से क्या होता है, रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में जब भी हम
सामने वाली कंपनी क्या करती है, निर्गमित करती है, तो ये सारी चीजें होती है। तो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री आपको पहले से पता है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जब क्लास आप छोटे क्लास में थे, क्लास 11th में, तो पहले जब भी आप कोई संपत्ति खरीदते थे, क्या खरीदते थे? संपत्ति खरीदने पर, क्योंकि यहाँ पे संपत्ति खरीद रहे हैं, पैसा यहाँ पे नहीं आएगा। क्या खरीद रहे हैं? पहले तो संपत्ति खरीदेंगे, खरीदने की क्या एंट्री होगी? संपत्ति खरीदने पर आप बोलेंगे संपत्ति आता है, तो जो दिखने वाली चीजें संपत्तियां होती हैं उनको आने पर क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। आने वाले को डेबिट, है ना, और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा संपत्ति आ रही है तो संपत्ति खाता विकलन, ठीक है, संपत्ति खाता विकलन। और क्या बोलेंगे? लेनदार खाता से, क्या बोलेंगे? लेनदार खाता से, लेनदार, जो भी व्यक्ति का नाम रहेगा या जो भी कंपनी का नाम रहेगा उसका हम नाम लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे सामने वाले से मैंने कितने की संपत्ति खरीदा है? 1 लाख का। कितने का? 1 लाख का। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अगर मैंने 1 लाख का माल संपत्ति खरीदा है, तो आप यहाँ पे लिख देना कि लेनदार जो है कौन है? यहाँ पे मिस्टर ए है। ठीक है, वहां पे लिखेंगे ए लिमिटेड, या जो भी कंपनी का नाम रहेगा, जिस भी व्यक्ति से खरीद रहे होंगे, जिस भी संस्था से खरीद रहे होंगे, उसका नाम लिख देंगे। दूसरा होगा कि अब इनको, इनसे देखो, इनको क्या दे रहे हैं? अंश पूंजी दे रहे हैं ना, एक प्रकार से उनको मालिक बना रहे हैं उनके संपत्ति के बदले। तो यहाँ पे अंशों के निर्गमन पर, अंशों के, अंशों के निर्गमन पर, निर्गमन पर। अब ये मैं 3 कंडीशन मैंने बता दिया। पहला कंडीशन क्या था? सम मूल्य था। चलो मैं यहाँ पे पहला लिख लेता हूँ, सम मूल्य पर। सम मूल्य पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कैसे कोई दिक्कत नहीं है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पैसा बैंक में, देखो बैंक में पैसा आता तो क्या लिखते हैं? बैंक खाता विकलन, है ना। और बेटा यहाँ पे याचना वाचना कुछ नहीं होने वाली, पहले की तरह जो है याचना हम अब नहीं करने वाले, क्योंकि ये पैसा तो अब आने वाले नहीं है इनसे। जो भी पैसा, सामान्यतः क्या होता है कि जब भी हम शेयर्स को किसी और कंसिडरेशन में देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको पूर्ण चुकतांश देते हैं। कहने का मतलब उनको बाद में कोई भी पैसा बकाया उनका नहीं रहता, वो देते नहीं है बाद में पैसा। और तो यहाँ पे बैंक में हमारे पैसे नहीं आएंगे, लेकिन हम, मैं फिलहाल अगर बैंक में पैसा आता तो क्या एंट्री होती? बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाता से, ऐसी होता ना। अंश पूंजी क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम मालिक बना रहे हैं, मतलब अंश पूंजी खाता हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये कितने से करेंगे? तो अंश पूंजी, मेरे को ये बताओ, मेरे को कितने अंश देने पड़ेंगे? कितने अंश देने पड़ेंगे? 10,000 अंश देने पड़ेंगे। और हर एक अंश कितने रुपए वाले हैं? 10-10 रुपए वाले हैं। तो 10,000 अंश गुना 10 रुपए कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया। आप ये तो पहले से समझ गए थे, कितने हो जाएंगे? 1 लाख। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लाख रुपया। क्लियर है? और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? 1 लाख रुपया। लेकिन यहाँ पे बैंक में तो पैसा नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको हटाकर ये बैंक ना लिख के हम क्या लिखने वाले हैं? किनका देना था? ए को देना था, है ना। किनको देना था? ए को। अब ए को दे रहे हैं तो ए पाने वाला बन गया। ए को हम अंश पूंजी दे रहे हैं तो क्या हो गया? ए पाने वाला हो गया। जब देने वाला था तो क्रेडिट किए थे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेनदार खाता। क्या लिखना पड़ेगा? लेनदार खाता। यानी कि जो भी व्यक्ति या कंपनी का नाम रहेगा, यहाँ पे मिस्टर ए है। समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरा, दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है प्रीमियम। किस पर? अगर प्रीमियम पर दे रहे हैं, तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया है कि आप कंपनी के कितने अंश दे रहे हो? 5,000 अंश देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 लाख शेयर्स है। और 1 लाख रुपए के बदले अगर आप 20-20 रुपए का नोट दे रहे हो, तो आपको 5,000 नोट देने पड़ेंगे, तो 5,000 शेयर्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपके अंश पूंजी कितना का बनाएंगे? तो 5,000 अंशों के ऊपर बनाएंगे। देखो यहाँ पे बैंक में पैसा नहीं आएगा, यहाँ पे एंट्री क्या होगी? देखो पहले खरीदने की एंट्री तो एक ही होगी, लेकिन यहाँ पे जो है अंशों के निर्गमन पे वो किस कंडीशन पे बोल रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन जो है अलग अलग बन सकता है। तो यहाँ पे प्रीमियम पे अगर दे रहे हैं बेटा, तो क्या बोलेंगे? लेनदार खाता विकलन, यानी कि मिस्टर ए, है ना। कितने से होगा? इनका तो 1 लाख का चीज है, तो 1 लाख से इनको क्या कर रहे होंगे? डेबिट कर रहे होंगे। लेकिन मैं कितने की चीज दे रहा हूं? तो मैं लिखूंगा अंश पूंजी खाता। क्या लिखूंगा? अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से। अब मेरे को बताओ, अंश पूंजी के नाम पे कितना रुपए दूंगा? तो मैं तुमको शेयर कितना दे रहा हूं?
क्या उनको 10,000 दे रहा हूँ क्या शेयर्स? नहीं, मैं दे रहा हूँ कितना? 5,000। मेरे अंशों की संख्या पर डिपेंड करता है कि मैं चीज कितने का दे रहा हूँ। तो 5,000 शेयर्स है 10-10 रुपए वाले, तो मैंने उनको सिर्फ मालिक कितना बनाया है? 50,000 का। सर, तो 50,000 तो शुद्ध आपके फायदे हो गए, क्योंकि आपने तो इनको प्रीमियम पे चिपका दिया है ना। कहने का मतलब यह है कि आपके शुद्ध फायदे हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंश प्रीमियम। क्या लिखना पड़ेगा? या प्रतिभूति प्रीमियम करके भी आप पहले लिखते थे, उसी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्रतिभूति प्रीमियम करके लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। क्या लिखेंगे? सर, इसको तो नीचे लिखते थे क्या? तो लिख सकते हैं ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रतिभूति प्रीमियम। अब ये प्रीमियम पे कितना राशि जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि बैलेंस जो है 50,000 का कहाँ चला जाएगा? प्रतिभूति प्रीमियम खाते पे। बहुत ही आसान है। चलिए, अब इसके बाद मैं बोलता हूँ कि अगर ये प्रीमियम हो गया और सममूल्य हो गया, अगर बट्टे में करते हैं बेटा, क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा। चलो, इस पहले इन दो को आप नोट करो पहले। तो जब बट्टे पर करेंगे तो क्या होगा? अगर हम बट्टे में अपने अंशों को बेच रहे हैं, तो देखो हमको अंश ज्यादा देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 20,000 अंश देने पड़ेंगे, है ना भाई? कितना देना पड़ेगा? 20,000 अंश। तो आप बताओ, आपको पूंजी ज्यादा से बनानी पड़ेगी, लेकिन आपके पास चीज कितने का है? 1 लाख का। देखो कैसे होगा? लेनदार खाते को क्या करेंगे? विकलन करेंगे, डेबिट करेंगे लेनदार खाता। सर, सब में लेनदार आ रहा है? अरे एक करना है आपको, अलग कंडीशन। ठीक है, कंडीशनल है ये सारी चीजें। लेनदार खाता विकलन, और दूसरा क्या होगा? अंश पूंजी खाता से। क्या लिखेंगे? अंश पूंजी खाता से। ठीक है। कितना देंगे अंश पूंजी के नाम पे? तो आप बताओ। हमारे पास जो है 1 लाख रुपए के बदले में हम 5-5 रुपए के नोट दे रहे हैं, तो 20,000 नोट देने पड़ेंगे, अंश देने पड़ेंगे, है ना? तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि मेरे पास 20,000 अंश देने पड़ेंगे, और हर एक कितने का है? 5-5 रुपए का। सॉरी, 10-10 रुपए का है। पूर्ण चुकता दे रहे हैं, मतलब 5 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। दे 10 रुपए का चीज रहे हैं, सस्ते में दे रहे हैं, इसलिए पूंजी तो उतने से ही बनाना पड़ेगा। 10-10 रुपए वाले अंश है, तो इसलिए हम बोलेंगे 2 लाख, 2 लाख रुपये से, है ना? लेकिन हमारे पास चीज कितने का आ रहा है? हमारे पास जो चीज आ रहा है वो तो 1 लाख का ही था। सामने वाले का जो चीज है, भवन कितने का है? 1 लाख का ही है। संपत्ति कितने का है? 1 लाख का। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो हम एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास जो है नहीं आ रहा है, कहने का मतलब 1 लाख रुपए हमारे पास नहीं आ रहा है, तो इसका क्या होगा? तो इसको लिखते हैं अंशों अंश निर्गमन पर बट्टा खाता। क्या लिखेंगे? अंश अंश निर्गमन निर्गमन पर बट्टा खाता से, सॉरी, बट्टा खाता को। ठीक है। तो ये जो है अंश निर्गमन पर बट्टा खाता क्या करेंगे? विकलन करेंगे 1 लाख से, और 2 लाख से अंश पूंजी खाते में। ध्यान रखना, हमारे अंशों की कीमत कितने में बेच रहे हो उससे अंशों की संख्या डिसाइड होती है, लेकिन अंश पूंजी में अंशों की संख्या के हिसाब से अंश, हर एक अंश है कितने के, वो एक्चुअल में कितनी की कीमत की बनेगी, उस हिसाब से अंश पूंजी खाता क्रिएट हो रहा होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको सारी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए आता है, और ये एग्जाम में बेटा हर साल आता है। हर साल सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। हर साल आता है। आपको क्या बोल दिया जाएगा? 2 कंडीशन दे दिए जाएंगे कि इतने का भवन खरीद रहे हैं, इतने का मशीन खरीद रहे हैं, आप उसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ। ठीक है। चलिए, इस पर क्वेश्चन लेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण नंबर 9 आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिया गया है, और यहाँ पे एक बोला गया है, जिंदल एंड कंपनी ने हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, नाम तो देखो ऐसे ऐसे है, हाई लाइफ, मतलब लाइफ भी बहुत हाई लेवल का है इसका। ठीक है। तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड से 3,80,000 रुपए, रुपया है ना ये, 3,80,000 रुपए की एक मशीन क्रय किया है। इस बार मशीन खरीद रहा है, संपत्ति के नाम पे क्या है? मशीन। कभी भवन लिखा रहेगा, कभी मशीन लिखा रहेगा, कुछ भी लिख सकता है वो, कोई भी संपत्तियों का नाम लिख सकता है। क्रय के समझौते, क्रय समझौते के अनुसार, समझौता जब किए थे, लेन देन जब कर रहे थे, तो उसके पहले हम बोले थे कि 20,000 रुपए हम नकदी देंगे, और बाकी जो है हम किससे देंगे? अंशों के नाम पे देंगे। किस हिसाब से देंगे? अंशों के। 100 रुपए के अंश रहेंगे, और उस अंशों के 20 रुपए तो तुरंत दे देंगे आपको, और बाकी जो है आपको 100-100 रुपए वाले क्या देंगे? अंश देंगे। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बताया गया। इन 2 कंडीशन पे हमको क्या देखना है बेटा? कि हमको किस किस प्रकार से पंजी प्रविष्टियां होती है वो देखना है।
अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ, 3,80,000 के अंश कंपनी को देना है, 3,80,000 कितना देना है? 3,80,000। 3,80,000 में इसमें से हम क्या कर रहे हैं? एक तो 20,000 का पेमेंट कर रहे हैं, है ना, नगद नगद पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बाई बैंक, है ना, बैंक के थ्रू दे रहे हैं। और दूसरा जो है 3,60,000 का जो पेमेंट है वो किससे करेंगे हम? अंशों से करेंगे। क्लियर है? यानी कि 20,000 तो तुरंत कैश दे देंगे, यानी कि बैंक के थ्रू देंगे, और बचा जो पैसा है वो किसके माध्यम से देंगे? अंश। और ये इसी को लेकर हमको ढेर सारी क्या है, अलग अलग परिस्थितियां बताई गई है कि जब अंश देंगे तो किस किस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो हमको टोटल जो है अंश कितने लाख रुपए का देना है? 3,60,000 रुपए का देना है। ठीक है, उतने रुपये के लिए बदले में हमको अंश देने हैं। अब अंश पहले सममूल्य पे बोला गया है, मतलब 100 की चीज को 100 पर, और दूसरा बोला गया है 20% अधिमूल्य यानी कि प्रीमियम पे, यानी कि 100 को चीज को 100 का 20% निकालोगे तो 20 रुपए होता है, तो 120 पर, कितने पर? ठीक है। किस कंपनी का नाम क्या है? तो एक है जिंदल एंड कंपनी। ये कंपनी है जिन्होंने हाईलाइट जो है क्या है, मशीन लिमिटेड से क्या किया है, खरीदा है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होगी? मशीन खरीदने की। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी? बताओ। मशीन खरीद रहे हैं, मशीन खाता विकलन करेंगे, मशीन खाता विकलन करेंगे। मेरे को ये कलर उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते क्या है, मशीन खाता विकलन करेंगे। ठीक है, मशीन खाता विकलन और हाई लाइफ ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाई लाइफ। देखो मशीन खरीद रहे हैं कितने का? 3,80,000 का। क्या तुरंत पैसा भी दे रहे हैं क्या? जी हाँ, 20,000 रुपए पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रोकड़ खाता या बैंक खाता लिखेंगे। देखो हम यहाँ पे बैंक ही लिखेंगे क्योंकि कंपनी के लिए बात कर रहे हैं, तो बैंक खाता से बैंक से पैसा जाएगा 20,000 रुपए। और दूसरा उधारी कितने का है फिर? तो 3,60,000। अब इस 3,60,000 के बदले मुझे क्या देना है? अब इसका नाम लिख लेंगे हाई लाइफ कंपनी मशीन लिमिटेड, है ना, मशीन हाई लाइफ मशीन लिमिटेड। ठीक है, समझ में आया? से अब ये हो गया, ये कंपनी का नाम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि क्या किया गया है? मशीन खरीदा, मशीन मशीन खरीदा। ठीक है, अगली जो एंट्री होगी वो, अब आ वाला सिचुएशन देखते हैं। कौन सा सिचुएशन देखते हैं? आ वाला। ठीक है, सम मूल्य पर मेरे को ये बताओ, पहले कंडीशन पे मैं बात कर रहा हूँ, इसका वर्किंग नोट अगर मैं इसको साइड में लिख दूं, वर्किंग नोट को। ठीक है, ये मेरा वर्किंग नोट है। ठीक, पहला क्या बोल रहे हैं? सम मूल्य पर। तो सम मूल्य पर मेरे को बताओ बेटा, कितने अंश देंगे? सम मूल्य ना, सॉरी गड़बड़ लिख दिया, कोई बात नहीं। तो 3,60,000 हमारे क्या है, अंशों की 3,60,000 रुपए देने हैं। देय राशि कितनी है? 3,60,000 रुपए। और हमारे हर एक अंश की कीमत जो है 100 रुपए के है। तो आप बताओ कितने अंश देने पड़ेंगे? 3,600 अंश। समझ में आ गया? क्योंकि 100 से गुना करेंगे 3,60,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सम मूल्य पे कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ पे एंट्री क्या पास करनी है? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या है, बैंक में पैसा नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे किसको दे रहे हैं? हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, है ना, विकलन करेंगे अब इसके अकाउंट को, क्योंकि आज ये पाने वाला बन गया, कितना पाप प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे अंश पूंजी खाता से, क्योंकि हम इनको पूंजी इनका क्रिएट कर रहे हैं, अंश पूंजी खाता से। और कितना रुपए आएगा? तो तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें हमारे 3,600 अंश है, गुना 100 रुपए के। तो यहाँ पे बोलेंगे 3,60,000, और 3,60,000 ही रुपए मुझे क्या करने थे? देने थे।
है ना, और उतने की चीज मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। ना तो प्रीमियम है ना ही बट्टा है। क्लियर? आसान है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप क्या लिखोगे कि 3600 अंश का प्रति अंश, प्रति अंश 100 रुपए निर्गमन किए, निर्गमन किए। ठीक है, ये जर्नल एंट्री के साथ आपको क्या लिखनी पड़ेगी, टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। दूसरा जो बोला है, क्या बोला है, प्रीमियम का। देखो ये 2 एंट्री पास करने के आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं। आधे 1.5 मार्क्स इसमें मिलते हैं, 1.5 मार्क्स इसमें मिलते हैं। 3 नंबर के लिए आता है आपके सीजी बोर्ड में। ठीक है, और दूसरा हम कंडीशन ले रहे हैं, कौन सा कंडीशन, प्रीमियम वाला। ठीक है, कौन सा वाला, प्रीमियम। तो प्रीमियम में आप बताओ, आपको देने हैं 3,60,000 रुपये देने हैं, लेकिन आप अपनी चीज को महंगे में दे रहे हो 120 में, तो आप बताओ आपको कम देने पड़ेंगे अब, है ना, अंश कम देने पड़ेंगे। तो 12 तिया 36, तो ये हो जाएंगे 3,000 अंश। कहाँ से 30,000 हो जाएंगे, ठीक है, 3,000 अंश देने पड़ेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, देखो अब मैं ब वाला पॉइंट ले रहा हूँ। कौन सा पॉइंट, ब वाला, जहां पे हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, हाईलाइट, ये देखो कंडीशनल है, या तो ऊपर वाली एंट्री होगी, है ना, या मैं अभी जो लिख रहा हूँ वो होगी, मशीन वाला होगा दोनों के साथ। यहाँ पे हम बोलेंगे हाईलाइट, हाईलाइट मशीन, हाईलाइट मशीन लिमिटेड, हाईलाइट मशीन लिमिटेड विकलन करेंगे। और यहाँ पे प्रीमियम पे भेज रहे हैं, तो हाँ ध्यान रखना, अंश पूंजी तो आप क्रिएट करेंगे ही करेंगे, अंश पूंजी खाता, इस पर पहले इसका अमाउंट लिखा जाएगा। तो लिख लेते हैं, इसका अमाउंट क्या रहेगा। तो आप बताओ कि आपके पास कितने अंश देने पड़ेंगे आपको, 3,000 अंश देने पड़ेंगे। मतलब आप बनाओगे मालिक उनको 3,000 अंशों का, जो कि हर एक 100 रुपए का है। तो आप 3 लाख का मालिक बना रहे हो, कितने का मालिक बना रहे हो, और सामने वाला रेडी भी हो गया है अपने 3,60,000 के बदले 3 लाख का चीज लेने के लिए। तो बताओ आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो उसको हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, प्रतिभूति प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित या प्रीमियम खाता, प्रतिभूति प्रीमियम खाता से। ठीक है, क्लियर है? अब ये बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे, कितने का, 60,000। बैलेंस करके भी आप निकाल सकते हैं। बस यही, इतनी ही एंट्री पास कर सकते हैं, और इतनी एंट्री करने के लिए आपको वर्किंग नोट भी दिखाने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, आप इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे मैंने एंट्री ये नहीं किया है, क्या बोलते हैं, टिप्पणी नहीं लिखा है। आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 3,000 अंशों का क्या किए गए हैं, प्रति अंश 120 रुपए में निर्गमित किए गए हैं। ठीक है, जिसमें 20 रुपए क्या है, प्रीमियम की राशि शामिल है। क्लियर है? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।